गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है क्लास में। हमारा जो विषय चल रहा था बच्चों, हम काव्य गुण पढ़ रहे थे। काव्य रीतियाँ हम पढ़ चुके हैं और काव्य गुण में भी माधुर्य गुण मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्पल भी दिया है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है। एक बच्चे ने तो मैंने जो लिखवाया वही बेटा आपने उसमें डाल दिया है ग्रुप में। मैं जो एग्ज़ाम्पल लिखवाती हूँ उसके अलावा एग्ज़ाम्पल आपको लिखना होता है, क्योंकि मैंने जो करवा दिया वो तो फिर करवा ही दिया, उसमें आपकी मेहनत कहाँ लगी फिर। तो मैं आपको जो प्रश्न पूछती हूँ वीडियो के लास्ट में वो इसीलिए कि आपको समझ आया होगा तो आप एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से ढूंढ देंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छे उदाहरण आपने भेजे हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने भी ये प्रयास किया। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिए सीख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल मुझे तो चाहिए नहीं कि मुझे सीखना है, सीखना तो आपको है। तो आप एग्ज़ाम्पल भेजेंगे तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरे लिए आप भेज रहे हैं। आप प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो वो नुकसान भी आपका ही होगा, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए चलते हैं। कल बच्चों ओज गुण के लक्षण मैं आपको बता चुकी थी कि ओज गुण कहाँ होता है, जहाँ गौड़ी रीति होती है। समान लक्षण गौड़ी रीति और ओज गुण के थे। ओज गुण का उदाहरण मैं आपको नहीं लिखवा पाई थी, तो चलिए वही उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं और ये उदाहरण आपको यहाँ लिखना है। देखो, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। ये इस तरह के जैसे रेफ और रकार वर्ण का प्रयोग, आधे अक्षर का प्रयोग, संयुक्त अक्षर का प्रयोग, इस तरह से। और इसमें भाव जो है वो देशभक्ति का, राष्ट्रीयता की भावना का भाव है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है बच्चों। ये देखिए कि बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गई। ये मैं थोड़ा यहाँ रुक जाती हूँ, आपको ये लिखना है, ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ओज गुण का ही और आप लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है वो इस तरह से है। नंबर दो डाल के आप लिख सकते हैं, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही। पहली लाइन है बच्चों, ये आपको लिखनी है। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खर भरे, अहिलोल सागर खर भरे, मन हरण सब गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख टरे। ये आपको लिखना है एग्जाम्पल। फिर से देखिए, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खर भरे, मन हरण सब गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख टरे। ये दूसरा ओज गुण का ही एग्जाम्पल है जो आपको लिखना है बच्चों। ये इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। इसमें द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, कठोर शब्दों का प्रयोग, टय वर्ण का प्रयोग आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ ये ओज गुण का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। दो एग्जाम्पल ओज गुण के मैंने आपको दिए। ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से है, तो आप ऑटोमेटिकली इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल। गौड़ी रीति का एग्जाम्पल आपने पढ़ा तो उसी हिसाब से ओज गुण का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ये दो गुण हम पढ़ चुके हैं, माधुर्य गुण और गौड़ी रीति। लास्ट अपना जो गुण है प्रसाद गुण, बहुत ही सरल और बहुत सबसे
अच्छा गुण है। हालांकि वामन ने माधुर्य गुण को श्रेष्ठ माना है, वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ माना है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने माधुर्य गुण को श्रेष्ठ माना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये बच्चों आपको हेडिंग डालनी है प्रसाद गुण। अगला जो गुण है अपना वो हेडिंग डालनी है प्रसाद गुण, और फिर लिखना है प्रसाद गुण में प्रसाद का अर्थ है, मैं जो बोलूँ वो लिखना है आपको, कि प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। ये लिखना है पहले कि प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। वैसे प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता होता है, तो यहाँ स्वच्छता, निर्मलता, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। अर्थात प्रसाद गुण इतना इजी, इतना सरल होता है कि जैसे ही हम पढ़ते हैं पदों को या शब्दों को पढ़ते हैं, तो पढ़ते ही शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पांचाली रीति में था कि शब्द और अर्थ का गुंफन समान होता है, यानी शब्द भी वही होता है और उसका अर्थ भी वही निकलता है, कोई दूसरा अर्थ शब्द का नहीं निकलता। जैसे अन्य उसमें निकल जाता है गुण और रीतियों में कि हम मान लेते हैं, संभावना कर लेते हैं, शब्द का अर्थ परिस्थिति के हिसाब से बदल भी जाता है, लेकिन यहाँ जो शब्द लिखा है उसका वही शाब्दिक अर्थ होगा, कोई दूसरा अर्थ प्रसाद गुण में नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल भी है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, ये भी लिखना है बच्चों कि प्रसाद गुण पांचाली रीति का मूल आधार है। ये जैसे आपने अन्य उसमें लिखा है, गुण और रीति में लिखते आए हैं, तो प्रसाद गुण पांचाली रीति का मूल आधार है। प्रसाद का अर्थ स्वच्छता, निर्मलता, प्रसन्नता भी है, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। ये लाइन आपको पूरी करनी है इस तरह से। ये इसके बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो ओज गुण का एग्जाम्पल था, मैं उसको आपको भावार्थ बताना थोड़ा भूल गई बच्चों, सॉरी। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी स्थिति का वर्णन है। देखिए सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र उनसे मिलने आए हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखते हैं तो क्या करते हैं, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि उनके हृदय में करुणा का भाव उदित हो गया कि क्या हालत है मेरे मित्र की, क्या दशा है मेरे मित्र की। और उनकी उस दीनहीन दशा को देखकर जो करुणा निधि थे यानी भगवान कृष्ण, वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पैर धोने के लिए जो उन्होंने पानी मंगवाया था, जल मंगवाया था, उसको तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अपितु नैनन के जल सो पग धोए, नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को या चरणों को धो दिया। इस तरह से बच्चों ये आपको एग्जाम्पल लिखना है, बहुत ही इजी, बहुत स्पष्ट है। यहाँ पांचाली रीति और प्रसाद गुण दोनों का आपस में संबंध है। जैसा एग्जाम्पल आपको पांचाली रीति में मैंने लिखवाए हैं, उसी प्रकार के आपको प्रसाद गुण में भी उसी में मिल जाएगा। तो आपको ये अपने यहाँ गुण जो हैं वो ख़त्म होते हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं। काव्य रीतियाँ 3 और काव्य गुण 3, तीनों रीति तीनों गुण स्पष्ट हो गए हैं। एक गुण के साथ एक रीति का संबंध है। जहाँ वैदर्भी रीति होगी माधुर्य गुण होगा, जहाँ माधुर्य गुण होगा वैदर्भी रीति होगी, जहाँ ओज गुण होगा गौड़ी रीति होगी। कुछ भी लगा लो, गौड़ी रीति होगी, ओज गुण जरूर मिलेगा। जहाँ प्रसाद गुण होगा पांचाली रीति होगी। तो इनमें कन्फ्यूजन तो है ही नहीं। अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहे कि कहाँ कौन से गुण के साथ कौन सी रीति का संबंध है, एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब छोटी सी ट्रिक है याद करने की, कि जैसे गौड़ी रीति में 2 अक्षर होते हैं कि नहीं? होते हैं।
आप अपने आप से ही आंसर दे सकते हैं। बहुत मिस करती हूँ बच्चों कि मैं क्लासरूम में आपको पढ़ाऊँ, तो वहाँ ज़्यादा आनंद आता है पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी। यहाँ फाउंडेशन है कि सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते, और इस तरह से मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, बहुत जल्द हम मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। तो क्या पूछा था मैंने? हाँ, गोड़ी रीति में 2 अक्षर होते हैं, 2 वर्ण होते हैं, और 2 वर्ण ही ओज गुण में होते हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोड़ी रीति के साथ कौन से गुण का संबंध है, ओज गुण का, क्योंकि दोनों में 2-2 वर्ण होते हैं। बाकी 2 जो बच गए उनमें 3-3 होते हैं। चलिए अगला क्या है? पांचाली रीति है, वो पै से शुरू होती है, पै वर्ण। उसी प्रकार प्रसाद गुण है, वो भी पै से शुरू होता है। तो इस तरह से पांचाली रीति और प्रसाद गुण, बाकी बच गया वो अपने आप याद हो जाएगा कि नहीं? ओज गुण गोड़ी रीति 2-2 वर्ण हैं, प्रसाद और पांचाली एक पै अक्षर से ही शुरू होते हैं। तो इस तरह से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है कि कभी नहीं भूलोगे इस तरह से याद करने पर। तो ये हमारे काव्य गुण और काव्य रीतियाँ, ये जो बिंदु था वो यहाँ समाप्त होता है। अगला जो अपना बिंदु है वो काव्य दोष है बच्चों। काव्य दोष हमें पढ़ना है। अब दोष पढ़ने की क्या आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्राणी है, कुछ भी लगा लो, जो भी सजीव है, निर्जीव है, संसार में जो उपस्थित है, वो क्या है? वो संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, पूरा नहीं है कुछ भी, ईश्वर को छोड़कर, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण है, अखंड है। तो कुछ भी लगा लो, कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ दोष रह ही जाते हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अच्छा नहीं है, सभी के अंदर कमियां होती हैं और सभी के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं। ज़रूरी ये है कि अपनी कमियों को स्वीकार करके उनको सुधारने की कोशिश करें। बाकी कोशिश करते ही रहे, क्योंकि कभी तो सुधरेंगी, कभी तो हम अपनी कमियां दूर कर पाएंगे। तो इसी तरह काव्य में भी दोष आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बहुत सारे कारण हैं कि कई बार तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं दोष, क्योंकि कोई भी कवि नहीं चाहता कि मेरे काव्य में कमी निकले, मेरे पद में कमी निकले, मेरे काव्य संग्रह में कोई कमी हो, लेकिन दोष आ ही जाते हैं। उसके कारण विभिन्न हैं, क्योंकि जब हम दोष पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के दोष हैं, तो अनेक प्रकार के दोष का कारण भी अनेक प्रकार के हैं। तो वो कारण जब हम दोष पढ़ते चलेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे कि क्यों किसी काव्य में दोष आ जाते हैं, क्या कारण है। जितने कारण हैं उतने ही काव्य दोष हैं। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कि काव्य दोष भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम दोष भी निकाल सकें कि ये गलती कवि ने की है। हालांकि जानबूझ के कोई करता नहीं है, लेकिन हो जाती है। चलो, काव्य दोष की परिभाषा आपको लिखनी है, हेडिंग डालनी है काव्य दोष। उसके बाद परिभाषा आपको देनी है कि किस किस आलोचक ने, विद्वान ने क्या क्या कहा है काव्य दोष के बारे में, क्योंकि दोष के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग कहा है। ये देखिए, सबसे पहले वामन, जो रीति और गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको हेडिंग डाल के काव्य दोष की परिभाषाएं इस प्रकार हेडिंग डालनी है कि काव्य दोष की परिभाषा। उसके बाद सबसे पहले वामन के अनुसार, ये मैंने शॉर्ट लिख रखा है, मैं जो बोलती हूँ वो भी आपको साथ साथ सुनना है बच्चों और लिखना है। वामन के अनुसार काव्य दोष क्या है? ये देखिए, गुण विपर्यात आत्मानो दोषा, गुण विपर्यात मानो दोषा, कि गुण के जो विपरीत हैं उनको दोष मानना चाहिए, कि ये जो गुणों के विपरीत हैं वो क्या हैं? दोष हैं। ये किसने कहा है? ये आचार्य वामन ने कहा है। आपको हिंदी भी इसकी लिख लेनी है ब्रैकेट में, जैसे ये मैंने लिख रखी है कि गुण के विरोधी दोष होते हैं, ऐसा आचार्य वामन ने माना है। ये आपको लिखना है बच्चों। अगला है विश्वनाथ के अनुसार, लाइन छोड़ के इसी प्रकार से स्पष्ट रूप से आप लोग को लिखना है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य दोष क्या है? रस के अपकर्षक, रस अपकर्षका दोषा, यानी रस के अपकर्षक क्या हैं? दोष कहलाते हैं। यानी जो रस
में बाधा डालते हैं, रस आस्वादन में जो बाधा डालते हैं या रस की अपकर्ष करते हैं। गुण तो क्या करते थे? रस का उत्कर्ष करते थे। और दोष क्या करेंगे? अपकर्ष करेंगे, यानी उन्हें नीचा दिखाएंगे। अपकर्ष मतलब हीन भावना, नीचा दिखाना, हीन करना। उत्कर्ष यानी ऊपर उठाना। तो रस आस्वाद में या काव्य से मिलने वाला जो रस है उसमें अवरोधक होते हैं दोष, विश्वनाथ के अनुसार। अगला है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य दोष क्या है? मुख्य अर्थ हंतारय दोषा। यह हतीरे गलत लिखा गया बेटा। मुख्य अर्थ है हंतारय दोष, आपको ये लिखना है। ये आचार्य मम्मट के अनुसार है कि मुख्य अर्थ है हंतारय दोषा, यानी मुख्य अर्थ की जो हानि करते हैं वो दोष हैं। यानी शब्द से जो अर्थ निकलता है मुख्य अर्थ, उसमें जो दोष उत्पन्न करते हैं वो क्या है? काव्य दोष हैं। किसके अनुसार? मम्मट के अनुसार हैं। अगला देखिए जयदेव। जयदेव के अनुसार दोष क्या है? उद्वेग जन को दोष है, यानी जो उद्वेग को उत्पन्न करते हैं वो दोष हैं। उद्वेग का अर्थ ये एक संवेग है बेटा, भावना है। जैसे उत्तेजना होती है, क्रोध और उत्तेजना में फ़र्क है। क्रोध का आवेग ज़्यादा होता है और उत्तेजना थोड़ी कम होती है। तो उद्वेग यानी अंदर जो भाव उठ रहे हैं, काव्य से मिलने वाला जो आनंद है, उनमें थोड़ा बाधा पहुंचती है तो मन थोड़ा क्रोधित या उत्तेजित या उद्वेग उसमें उत्पन्न होता है, थोड़ा क्रोध। तो जयदेव के अनुसार उद्वेग जन को दोष है, उद्वेग को उत्पन्न करने वाली दोष है। ये काव्य दोष की परिभाषाएं हैं और ये आपको इसी तरह से लिखनी है। आगे देखिए बच्चों, काव्य दोष के प्रकार हैं, प्रकार आपको लिखने हैं। पहला है शब्द दोष या पद दोष। ये आपको यहाँ दोष के प्रकार हेडिंग डाल लेनी है। वैसे दोष 12-13 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मूल आधार है दोष का कि शब्द में दोष होगा या वाक्य में दोष होगा या अर्थ में दोष होगा, तो वो आपको यहाँ देखना है कि शब्द दोष या पद दोष। यानी कोई शब्द ही गलत हो तो वहाँ शब्द दोष होगा। देखो शब्द में दोष हो, उदाहरण यहाँ दे रखा है। क्षण भर रहा उजाला में, खिले फूल सब गिरा दिया है। तो यहाँ फूल के लिए गिरा दिया नहीं, गिरा दिए हैं ऐसा आएगा। और फूल गिरते नहीं, फूल झड़ते हैं, इस तरह से खिले फूल सब गिरा दिया है। तो यहाँ तो शब्द में ही दोष है, इस तरह ये आपको लिख लेना है कि शब्द दोष और पद दोष कहाँ होता है? जहाँ शब्द में ही दोष हो वहाँ शब्द दोष होता है। इजी सा, बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा आगे देखिए, वाक्य में दोष दूसरा है, यानी जहाँ वाक्य में दोष हो, मतलब अनेक शब्दों में। शब्द में तो केवल एक शब्द में यहाँ दे दिया। तो क्षण भर रहा उजाला में, ये उजाला में भी गलती है, आप सब देख रहे हैं। उजाले में आएगा, क्षण भर रहा उजाले में, खिले फूल सब गिरा दिए, इस तरह ये शब्द में। वाक्य में दोष यानी अनेक शब्दों में दोष होता है तो वो वाक्य, क्योंकि शब्दों से ही वाक्य बनता है। ये देखिए, मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। ये एग्जाम्पल है, इसमें जोड़ तोड़ करके अर्थ निकालना होता है। जैसे यहाँ मंदिर का आधा, अवधि यानी समय, हरि बदी गए यानी हरि कह के गए, हरि आहार, यहाँ हरि कृष्ण के लिए आया है, यहाँ हरि शेर के लिए आया है। और उसका आहार मतलब मास, मास से महीना निकलता है, महीना चलने को जा रहा है। जबकि मंदिर का आधा यानी उसका एक पक्ष
यानी पखवाड़ा 15 दिन। तो इस तरह से ये संपूर्ण वाक्य है, इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ का कुछ अर्थ निकाल कर स्पष्ट करना पड़ रहा है। तो मंदिर यानी मंदिर का, अर्ध यानी आधा यानी पक्ष यानी 15 दिन, यानी मंदिर का एक हिस्सा, एक भाग, एक पक्ष। अवधि समय, हरि बदी गई यानी कृष्ण क्या कह के गए थे, 15 दिन में आने की कह के गए थे, लेकिन हरि आहार चली जात। लेकिन जो शेर का आहार है यानी मास यानी महीना बीतने को जा रहा है, लेकिन वो अभी आए नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, ए मानुसी भूमि ए वानरी करो। यहाँ भी संपूर्ण वाक्य है, उसमें दोष है। ए मानुषी यानी जो मनुष्यों से रहित है उस भूमि को ए वानरी यानी वानरों से रहित कर दूंगा, जबकि ये आना चाहिए था, रावण कह रहा है कि ए मानुसी ए वानरी भूमि करो, यानी भूमि को मनुष्यों से और वानरों से दोनों से रहित कर दूंगा, ये आना चाहिए था। जबकि यहाँ सारा वाक्य ही अब गड़बड़ हो गया है, इसलिए यहाँ वाक्य दोष है। इस तरह से बच्चों ये लास्ट है अर्थ दोष, कि जो दोष अर्थ से संबंध रखता हो वो वहाँ अर्थ दोष होता है। और इसका उदाहरण भी दिया गया है, दृश्य बड़ा था चारू मंजू सुंदर मनमोहन। तो यहाँ शब्द में दोष नहीं है, अर्थ निकालने में दोष हो रहा है कि दृश्य बड़ा था चारू, कि दृश्य है वो बड़ा सुंदर था, मंजू यानी सुंदर, यहाँ सुंदर भी सुंदर, और मनमोहन कृष्ण के लिए। तो यहाँ जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दृश्य अत्यंत सुंदर था और सुंदर मनमोहन अत्यंत सुंदर थे। तो यहाँ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि कहना क्या चाहता है कवि कि भगवान कृष्ण का जो दर्शन थे, भगवान कृष्ण का जो देखना था, यानी गोपी ने, नायिका ने कृष्ण को देखा तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, और वहाँ का जो दृश्य था वो भी बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ अर्थ स्पष्ट करने में दोष आ रहा है, क्योंकि शब्द तो ठीक हैं लेकिन अर्थ है, भावार्थ जो है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ अर्थ दोष। इस प्रकार बच्चों देख सकते हैं कि शब्द दोष, अर्थ वाक्य दोष और अर्थ दोष। शब्द दोष एक शब्द में रहता है, वाक्य दोष संपूर्ण वाक्य में अनेक शब्दों में हो जाता है। ये 2 एग्जाम्पल इसके यहाँ है बेटा। अर्थ दोष जहाँ अर्थ से संबंध रखता है दोष, वहाँ अर्थ दोष हो जाता है। शब्द तो सारे ठीक होते हैं लेकिन अर्थ ग्रहण करने में बाधा होती है, अर्थ स्पष्टता से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ अर्थ दोष होता है। तो ये आपको नोट करना है। आगे जो दोष है वो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक आपको लिखना है। दृश्य बड़ा था चारू मंजू सुंदर मनमोहन, इस तरह से नोट करना है आपको बेटा। आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आपको प्रसाद गुण का एग्जाम्पल मुझे आपको लिख के देना है। जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसी तरह का एग्जाम्पल आपको ढूंढना है। बहुत सारे दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं नीति संबंधी। जैसे एक और मैं बता दूं, प्रसाद गुण का एग्जाम्पल कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इनमें इस दोहे को पढ़ते ही कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसका अर्थ निकालने के लिए। सामने शब्द स्पष्ट रूप से लिखे हैं और अर्थ भी उनका वही है, कहीं अन्य और अर्थ हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी लगाया हमने इसका, यहाँ हमने जोड़ तोड़ करके अर्थ निकाला है, इस तरह से अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रसाद गुण का एग्जाम्पल आपको मुझे लिख के देना है। रहीम का दोहा मैंने आपको बताया, इसी तरह बहुत सारे दोहे हैं, रहीम के भी हैं, बिहारी के भी हैं, नीति संबंधी, जहाँ शब्दों का स्पष्ट अर्थ निकलता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। कल हम फिर से मिलते हैं अपने काव्य गुणों की चर्चा को लेकर। पहला काव्य दोष गुण हम पढ़ चुके हैं,
काव्य दोष की हम चर्चा आगे करेंगे, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से नाम हैं और नाम के अनुरूप ही कहाँ कैसे वो उनके लक्षण हैं, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।